हेलो बच्चों, है ना। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं अपन। ये तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई, है ना, क्योंकि छोटे क्लासेस में अपन पढ़ के आ रखे हैं कि सॉलिड की जो डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, इंटरमोलिकुलर जो इसकी डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और स्ट्रॉन्गली और बाउंडेड होते हैं। इनके कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी फिक्स पोजीशन होती है, अपनी पोजीशन से नहीं हो हिल सकते हैं, लेकिन ऑसिलेट कर सकते हैं इन देयर मीन पोजीशंस। और इनकम्प्रेसिबल हैं, इनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते अपन, है ना। रिजिड होते हैं, इनकी रिजिडिटी होती है, ठीक है भाई। और सॉलिड को अपन क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आने वाला है इसमें एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड किसको कहेंगे? जिनकी इरेगुलर शेप है, जिनकी शेप कोई फिक्स नहीं है, तो उनको अपन ने एमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में डाल दिया। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि जिनकी शेप जो है वो फिक्स है, जैसे अपने को, और आपने शुगर का कोई पार्टिकल देखा हो तो उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है ना। तो फिक्स शेप वाले अगर हैं तो क्रिस्टलाइन, और नहीं है तो एमोर्फस। अब एमोर्फस का डायग्राम तो मैं बना नहीं पाता, तो इस तरीके से अपन, है ना, इनको क्लासिफाइड करते हैं, है ना। और इनकी जो क्वार्ट्ज हो गया, ग्लास हो गया, ये एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है ना। इनकी लार्ज रेंज हमारे पास अवेलेबल। एक इसमें आपके क्वेश्चन बनता है एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। तो एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है ना। बुक में अच्छे से एक्सप्लेन है, नहीं आए तो मेरे से वापस कंसल्ट करना, तो मैं बता दूंगा उसमें। तो एन आइसोट्रोपी में बता देता हूँ। एन आइसोट्रोपी, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके से और अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है। तो इनको अगर हर एक डायरेक्शन में अगर अपन बात करें, तो इस डायरेक्शन में अगर अपन देखें तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, इस तरीके से आ रहे हैं। और अगर मैंने डायरेक्शन चेंज किया, इस डायरेक्शन में ले गया, तो बताओ इस डायरेक्शन में अगर अपन चलेंगे तो अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही है। यानी कि हर एक डायरेक्शन में इनकी इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी आ रही है और इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, एन आइसोट्रोपी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। और हर एक डायरेक्शन के अंदर अगर सेम प्रॉपर्टी आए, अगर हर एक डायरेक्शन के अंदर सेम तरीके के पार्टिकल्स हमारे को अगर मिले, तो उस कंडीशन में उनको क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपी। यानी कि इस डायरेक्शन में गए तो भी यही पार्टिकल मिल रहे हैं, और इस डायरेक्शन में गए तो भी सेम पार्टिकल मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, इनको एन आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी। ठीक है भाई, छोटा सा है लेकिन अपने पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर जाकर एमसीक्यूज में पूछ ले, तो उसके लिए हमारे को और प्रिपेयर रहना। फिर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और क्लासिफिकेशन देखे होंगे। तो पहला कौन सा है, अपन कहेंगे मोलिकुलर सॉलिड्स, है ना। तो मोलिकुलर सॉलिड्स में पोलैरिटी है या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हैं या नहीं है, कुछ एग्जांपल्स कह रहे हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल आते हैं अपने नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी कि हाइड्रोजन की बात कर ली, तो हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल आपस में बाउंडेड है ना। तो ये मोलिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनके जो सॉलिड्स अगर अपन इनको कन्वर्ट करें तो इनके बीच में और फॉर्म हो जाएगा, तो अपन कहेंगे इसको, है ना। तो नॉन पोलर का ही हो गया। पोलरिटी वाले हो गए तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, तो जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, है ना। तो इसमें पोलरिटी हो गई, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो गई, पोलरिटी हो गई। तो इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये, है ना। और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग, इनमें के जो बॉन्ड है, जो दो हाइड्रोजन वाले हैं, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कह दिया अपन ने, वीकली लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स इसको अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये 11th क्लास में अपन सब पढ़ चुके हैं ना, तो इसको बार बार चलो ठीक है। तो अपन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, तो HCl के दो मोलिक्यूल अगर आपस में बॉन्डेड होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और उनको बोलते हैं अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके नाम से अपन ने पढ़ा होगा, है ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बना है ना। एक अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले,
है ना। तो क्या बोल देंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है भाई। तो अपन क्या कहते हैं, जब कभी भी H जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में अगर कहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, इनसे हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो सॉलिड बनेंगे उनको क्या कह देंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है भाई। तो फर्स्ट टाइप का सॉलिड क्या हो गया आपके, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड टाइप का क्या हो जाएगा हमारे, तो आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या आ जाएंगे, जो आयन्स है उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। तो आयनिक सॉलिड्स, इनके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो जैसे मैं कहूँ NaCl, तो आयनिक बॉन्ड बना कर हैं। तो इनके जो बीच में इंटर फोर्स है वो कोलम्बिक फोर्स जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। तो आयनिक सॉलिड्स जो होंगे वो मोलिकुलर सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा हार्ड होंगे। थर्ड बात करते हैं अपन मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में अपन क्या कहेंगे, जो मेटल्स के बीच में बन रहा है, जैसे आयरन के मेटल्स हो गए, आयरन के क्रिस्टल हो गए, कॉपर के हो गए, है ना, कॉपर के सॉलिड्स हो गए। तो इस तरीके से इनके बीच में, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ज़्यादा तेज है और ज़्यादा फास्ट है आयनिक सॉलिड से भी, है ना। फिर आता है अपना नेक्स्ट कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, तो इसमें एग्जाम्पल से मैं अगर कहूँ तो आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा, इनको जेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, है ना। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो इनकी स्ट्रक्चर्स जो बनती है वो कोवेलेंट से स्ट्रक्चर से बनती है। जैसे अपने डायमंड की स्ट्रक्चर है तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है वो, है ना। और ट्राइंगल में कौन सेट होता है, तो अपन कहते हैं ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल से है वो ट्राइंगल में सेट होता है। तो इस तरीके से, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना। इतना सब टॉपिक जो था वो आप लोगों को सेल्फ पढ़ने का था। ठीक है भाई। मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं आज क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ये लेसन नहीं था 12th क्लास में, और 11th क्लास में ऐड होने के चांसेस थे, पर 11th क्लास में भी ऐड नहीं हुए तो ये चैप्टर गायब भी हो गया था बीच में से। इस साल फिर से इसको ऐड कर दिया, कुछ टॉपिक पीछे से और कम कर दिए। अब इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 6 के अंदर एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल के अंदर मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड, इनके एग्जांपल्स और इनके कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स कैसे हैं, इनके अंदर कौन कौन से अट्रैक्शन फोर्स है, ये अपने को थोड़ा सा टेबल को एक बार रीड कर लेना। यहाँ से आपके MCQs बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके क्रिस्टल लेटिस की। क्रिस्टल लेटिस की अगर मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो अपन ने 11th क्लास में जैसे NaCl की स्ट्रक्चर बनाई थी वैसी की वैसी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, और NaCl जैसी स्ट्रक्चर। तो ये जो कोई भी लेटिस होता है वो क्यूबिक पैटर्न में जो है वो अरेंज होता है। तो क्यूबिक पैटर्न में अरेंज करते हुए मैंने ये लेटिस बनाया है, ये मैंने और लेटिस बना दिया। आप भी बनाना साथ के साथ, बन जाएगा आराम से, है ना। प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब आपके सिलेबस में है ये लेसन, तो आपको इस पूरे ही चैप्टर में ये बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार हमारे और काम में आने वाला। ठीक है भाई। अब ये तो होगा हमारा क्रिस्टल लेटिस, और इस क्रिस्टल लेटिस में से एक क्यूब को अगर मैं हटाऊं, या मैं कहूं कि एक क्यूब को मैं थोड़ा सा इंडिकेट करूं, तो आपको ये एक क्यूब नज़र आ रहा होगा, ये एक क्यूब नज़र आ रहा है। मैंने खाली एक क्यूब को ये बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये क्यूब हो गया पूरा। ये एक क्यूब, तो ये जो एक क्यूब होगा उसको बोलते हैं अपन यूनिट सेल। यानी कि पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे एक एक ब्रिक काम में आ रही है, वैसे इस पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए एक एक यूनिट सेल जो है वो हमारी और काम में आने वाली है। अगर मैं इस एक यूनिट सेल को बाहर निकालूं तो ये एक यूनिट सेल हो गई, ये एक यूनिट सेल है ना। इसको मैं बनाता हूँ, देखो ये हो गया, एक यूनिट सेल हो गई, बाहर आ गई है। अब इस एक यूनिट सेल के अंदर अब पीछे वाला जो पार्ट है उसको मैं डॉट डॉट से मैंने ये इंडिकेट कर दिया, ठीक है भाई। अब इसमें से
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है और एक जेड एक्सिस पे है। जो एक्स एक्सिस पे है उसके डिस्टेंस को बोलते हैं अपन ए, जो वाई एक्सिस पे उसको बोल दिया अपन ने बी, और जो जेड एक्सिस पे है उसको क्या कह दिया अपन ने सी। ठीक है भाई। अब इन तीनों के बीच में एंगल भी कोई ना कोई अरेंज है, तो इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में एंगल। देखो इस चैप्टर को पढ़ते समय हमारे को 3 डायमेंशनल और सोचना पड़ेगा, तो 3D रिप्रेजेंटेशन यानी कि अपने को कुछ है ना, तो माइंड को थोड़ा सा तेज दौड़ाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अपन ने कहा इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में एंगल, इन एंगल की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं अपन, डिफाइन कर दिया। तो इसको बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा और इसको बोल दिया गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, इन अल्फा बीटा गामा और ए बी और सी, इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करके इनको अलग अलग क्यूबिक सेल्स यानी कि क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाइड करने वाले हैं। देखो कैसे करने वाले हैं। अगर ए बी और सी तीनों एक जैसे होंगे तो क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है भाई। एक परफेक्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना, वो अगर अपन ले हैं तो ए और बी और सी इन तीनों की अपन ने और जो डिस्टेंस है वो सेम ले ली। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा इन तीनों को ही क्या ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू और अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को इक्वल ले लिया और इनकी वैल्यूज़ कितनी ले ली, 90 डिग्री। यानी कि इनके बीच में जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बन के आएगी उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलेंगे अपन, क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा मैं, अल्फा बीटा गामा को चेंज नहीं किया, लेकिन ए और बी को तो सेम रखा, पर सी को क्या कर दिया, थोड़ा सा इलोंगेटेड कर दिया। तो सी जब ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे अपन टेट्रागोनल। कौन सी स्ट्रक्चर बोलेंगे, टेट्रागोनल। तो उसको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को इक्वल रखा और क्या कर दिया अपन ने, 90 डिग्री। जैसे मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है ना, उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक, है ना। अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन टेट्रागोनल। तो इसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया अपन ने, टेट्रागोनल। ठीक है। अभी अपन ने मैच बॉक्स का एग्जांपल लिया तो वो किसके अंडर में आएगा, तो उसकी ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा ये तीनों ही कितने हैं, 90 डिग्री। तीनों ही क्या है, 90 डिग्री। मैच बॉक्स में ऐसे होता है, तीनों एंगल तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन तीनों की जो और क्या कहते हैं उसको फेसेस हैं वो जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोरोम्बिक। याद रह जाएगी बात। अब अपन ने क्या किया, वापस से ये एग्जांपल लिया, अपन जैसे टेट्रागोनल की बात करिए, अपन ए बी दोनों सेम है लेकिन सी सेम नहीं है, ये इसको तो अपन ने इलोंगेटेड कर दिया। और इलोंगेटेड करने के साथ साथ अब अपन ने क्या किया, अल्फा ये और बीटा इन दोनों को तो 90 डिग्री रखा, लेकिन इसको क्या कर दिया अपन ने, इसको थोड़ा सा और 120 डिग्री कर दिया। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको रब करता हूँ, तो क्या किया अपन ने, ए बी बट सी को इलोंगेट किया। तो अपन ने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर। इसमें से अल्फा और बीटा को सेम रखा और वो कितना रखा, 90 डिग्री, लेकिन गामा को कितना कर दिया अपन ने, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये इलोंगेटेड होगा, है ना। ये जो पार्ट है ये पार्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा 120 डिग्री पर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो बनेगा उसको बोलेंगे अपन हेक्सागोनल। अब अपन ने क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में ये जो डब्बा है इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया, ऊपर से प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यूं ऐसे चला जाएगा इधर,
ना, तो इधर की तरफ चला जाएगा, बुक में डायग्राम बना हुआ देखना आराम से, इस तरफ चला जाएगा ये, तो ऊपर वाला पार्ट अगर इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी। अब मैंने ऊपर से इसको प्रेस किया, तो ऊपर से प्रेस करूंगा तो केवल और गामा है वो डिस्टर्ब होगा, तो अपन क्या कह सकते हैं, एल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री भी नहीं है, अल्फा बीटा दोनों सेम है लेकिन 90 डिग्री नहीं है ना, क्योंकि अपन ने ऊपर से प्रेस किया तो ऑब्वियस सी बात है एंगल हिलेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन ट्राइगोनल या बोलेंगे रोम्बोहाइड्रल। क्या दिया अपन ने, रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसमें अपन क्या करते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, ऐसे तीनों को ही अपन ने अलग अलग रखा, उसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, है ना। उसको क्या बोलेंगे आप, A इज नॉट इक्वल टू A, B और C, तीनों को ही डिफरेंट कर दिया अपन ने, और तीनों को डिफरेंट करने के बाद में क्या किया, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख लिया, लेकिन सॉरी गामा को अपन ने क्या रख लिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा, और बीटा को क्या कर लिया, 90 डिग्री के इक्वल नहीं रखा, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोक्लिनिक, ठीक है भाई। अब क्या किया अपन ने, A को, B को, C को, तीनों को अलग रखा, अल्फा को, बीटा को और गामा को, अल्फा को, बीटा को और गामा को, इन तीनों को भी अलग रखा, न ये डिस्टेंस सेम है ना एंगल सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इसको बोल देंगे अपन ट्राइक्लिनिक, ठीक है भाई। ये ट्राइक्लिनिक, इनके डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, आप उससे देखना, नहीं समझ में आएगा तो अपन वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर में अपन ब्रेवियस लेटिस के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, और यूनिट सेल कैसे बनती है, प्रिमेटिव यूनिट सेल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद।